Hello to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 1st August of 2020 and it's a Saturday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को जरूर दबा दें। आज का पहला क्वेश्चन है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्या होता है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्या होता है, आप उसके बारे में 2 लाइन लिखें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में। दूसरा क्वेश्चन आता है अनब्रेकेबल बुक जो है उसके ऑथर कौन है। अनब्रेकेबल जो बुक है उसके ऑथर कौन है ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन आता है यूएपीए जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, उसके 2004 अमेंडमेंट के बाद क्या जोड़ा गया है। 2004 अमेंडमेंट में क्या जोड़ा गया है ये आपको बताना है। इन 3 क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं और प्लीज़ कमेंट्स हर कोई ज़रूर करे। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट जरूर करके ज़रूर बताएं। चलिए आज के एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ आती है कोर सेक्टर आउटपुट श्रिंक्स 15% इन जून फर्टिलाइजर बग ट्रेंड। कि कोर सेक्टर जो है वो कहते हैं उनका परसेंटेज जो इंक्रीमेंट होता था वो कहते हैं लगातार तीसरे महीने कम हुआ है। जून में भी ये कम हुआ है, 15% का डिफिसिट आया इसमें। लेकिन फर्टिलाइजर्स में अभी भी ट्रेंड है, फर्टिलाइजर का ट्रेंड अभी भी है, वही इसमें लिखा है। इसमें लिखा है न्यूज़ में कि द आउटपुट ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है उनको वो स्टैंक किया, उनका प्रॉफिट लगभग ईस्ट किया है 15% में और रिकवरी हुई है। जो 22% था मई में वो अब 15% डिफिसिट हुआ है। थोड़ा कम हुआ है लेकिन तब भी काफ़ी ज़्यादा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ देख लेते हैं। और एक आईआईपी होता है उसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है, उसमें बताया जाता है कि किस में कितना डिफिसिट हुआ है ये बताया जाता है। चलिए हम लोग अलग से देख लेते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन आर 247 या डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से कर सकते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन ये बताता है कि कोर में इंडस्ट्रीज में कितना डिक्रीमेंट हुआ है। हम देख लेते हैं कोर में इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है। एक कोर में इंडस्ट्रीज है कोल है जिसमें क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी है, स्टील है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर्स है और इलेक्ट्रिसिटी है। ये हमारी 8 कोर में इंडस्ट्रीज है। ये जो रिपोर्ट है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन ये एक इंडेक्स होती है जो बताती है ग्रोथ रेट इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रोथ इन इकोनॉमी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में कितना इकोनॉमी में ग्रोथ आया उस इंडस्ट्री में ये बताती है। ये मंथली निकाली जाती है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसका बेस ईयर है 2011-12। इसके ब्रॉड सेक्टर है माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके यूज बेस्ड सेक्टर है बेसिक गुड, कैपिटल गुड, इमीडिएट गुड। इन सब पर ये ध्यान देकर ये रिपोर्ट बनाई जाती है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है। आईपी इज द ओनली मेजर फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन देखता है। एक्सट्रीमली रेलेवेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द क्वार्टरली एडवांस जीडीपी एस्टिमेट। ये जीडीपी कैलकुलेशन के लिए भी हेल्पफुल होती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है केवी इज लाइकली टू चेंज मीडियम ऑफ ट्रांजिट इंस्ट्रक्शन। कि केवीज और सीबीएसई के स्कूलों ने कहा है कि उनका जो इंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। इसमें वही कहा गया है सिंस द केवीज एंड सीबीएसई स्कूल कैटर टू द नीड्स ऑफ पीपल इन ट्रांसफरेबल जॉब इट कुड नॉट बी प्रैक्टिकल टू यूज स्टूडेंट्स मदर लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सीनियर ऑफिसर सेड। ऐसा सीनियर ऑफिसर का कहना है कि जो केवीज और सीबीएसई के स्कूल्स होते हैं वो पूरे लोगों के नीड के हिसाब से चलते हैं कि जिससे उनको जॉब जल्दी मिल सके, जॉब्स में दिक्कत ना हो। इस मीडियम पे वो ऐसे इंस्ट्रक्शन दे के वर्क करते हैं अपने स्कूल में। तो ऐसा बात की गई है कि अगर आप मदर लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, तो दिक्कतें आएंगी। तो वो ऐसा ये चेंज जो है ये लाने में इनमें दिक्कत आएगी, तो ऐसे इसमें बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है साजद लोन रिलीज फ्रॉम डिटेंशन। महबूबा मुफ्ती का भी डिटेंशन एक्सटेंड किया गया है। इन लोगों को डिटेंशन लगा है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के ऊपर। चलिए हम लोग देख लेते हैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट को अलग से क्या होता है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है 1978 वो एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है अंडर विच अ पर्सन इज टेकन इनटू custody to prevent him or her from acting in any manner that is prejudicial to the security of the state or the maintenance of the public order। ये इसलिए लगाया जाता है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को, स्टेट की सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन में, इसलिए ऐसा लगाया जाता है। ये वैसे ही है जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है अदर स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, वैसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट जम्मू कश्मीर में लगता है, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट। ये फोर्स में आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के द्वारा जो एक डिविजनल कमांड कमिश्नर देता है और या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देता है। और एक पब्लिक बेस्ड डिटेंशन भी होता है इन लोगों का कि देख रेख में होती है, पुलिस वहाँ पे हमेशा लगी रहती है, एक निगरानी रहती रहती है उनके ऊपर हमेशा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग।
अगली न्यूज़ आती है एलजी रिजेक्ट गवर्नमेंट्स प्रपोजल टू ओपन होल्ड्स वीकली मार्केट्स। कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली ने उन्होंने गवर्नमेंट का अप्रूवल कैंसिल कर दिया कि होटल्स और वीकली मार्केट्स को खोलने का। तो ऐसा किया गया। चलिए हम लोग एलजी को अलग से देख लेते हैं। एलजी, जो एलजी होते हैं दिल्ली के, एलजी ऑफ दिल्ली हैज़ एग्जीक्यूटिव फंक्शन। के पास कई फंक्शन होते हैं जैसे ये पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। ये भी उन पर डिसीजन लेते हैं चीफ मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करके। ये इन्हें बनाया गया, ये आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के उस पर ये अपना डिसीजन देते हैं जो प्रेसिडेंट द्वारा इशू होता है। ये एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट रूल होता है किसी भी यूनियन टेरिटरी में। तो ये एक आँख की तरह वर्क करते हैं कि प्रेसिडेंट की आँख हो जो देख सके कि यूनियन टेरिटरी में उनका क्या कहते हैं रूल सही से चल रहा है कि नहीं। यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट द्वारा फंडेड होती है तो क्या कहते हैं इसलिए ऐसा किया जाता है। इसमें वही कहा गया कि द दिल्ली असेंबली हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट एक्सेप्ट लॉ, ऑर्डर एंड लैंड। ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। कोर्ट ड्रॉप्स यूएपीए चार्जेस अगेंस्ट 4 आईएसआई सस्पेक्ट्स। कि यूएपीए जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है वो 4 लोगों पे लगा था इस्लामिक स्टेट्स के। ऐसा माना जाता है कि वो इस्लामिक स्टेट्स के सस्पेक्ट्स हैं। ऐसा दिल्ली पुलिस द्वारा स्पेशल सेल द्वारा बताया गया था, लेकिन उनके ऊपर से यूएपीए हटा दिया गया। इसमें इंपॉर्टेंट आता है यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसे हम अलग से देख लेते हैं। Many activists, journalists, students have been booked under the Unlawful Activities Prevention Act in different places across the country. कई एक्टिविस्ट क्या कहते हैं जेल में गए हैं, जर्नलिस्ट गए, स्टूडेंट्स गए, कहते हैं इस यूएपीए के लॉ के द्वारा। ये 1967 में आया गया था। एक इफेक्टिव प्रिवेंशन होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। जो एसोसिएशन होते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए, उनके लिए रोकने के लिए किया जाता है। इसमें डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजमेंट हाईएस्ट पनिशमेंट होता है। ये इंडियन और फॉरेन नेशन दोनों के ऊपर चार्ज किया जा सकता है। अगर जैसे इट विल बी एप्लीकेबल टू द ऑफेंडर्स इन द सेम मैनर इवन इफ क्राइम इज कमिटेड ऑन अ फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया। ये इंडियन के ऊपर तब भी लगाया जा सकता है अगर कोई क्राइम उसने फॉरेन लैंड में किया, बाहर जाके किया इंडिया के, तब भी उसके ऊपर लगाया जा सकता है। 2004 अमेंडमेंट के बाद इसमें टेररिस्ट एक्ट भी जोड़ दिया गया, अंडर विच 34 आउटफिट्स वर बैन। उसके बाद 34 आउटफिट्स बैन हो गए थे। ये एम्पावर करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एनआईए, जो है एनआईए के जो डायरेक्टर जनरल उनको अप्रूवल देता है कि वो सारे सीज करें या अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन द केस इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द स्टेट एजेंसी। अगर एनआईए द्वारा कोई इन्वेस्टिगेट किया जा रहा केस तो वो किसी भी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, ऐसा उसमें पावर होती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है कंसीडर एनएसए फॉर असॉल्ट ऑन विलेज प्रधान। विलेज प्रधान पे असॉल्ट हुआ है, उस पर क्या कहते हैं योगी आदित्य योगी नाथ जो सीएम है यूपी के, उन्होंने कहा कि वो जो लोगों ने किया है उनके ऊपर एनएसए लगाना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना चाहिए, और उसके बाद उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं एनएसए क्या होता है। एनएसए भी एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। ये भी क्या कहते हैं जैसे ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है ऑफ अ पर्सन इन ऑर्डर टू कीप हिम हर फ्रॉम कमिटिंग फ्यूचर क्राइम्स और फ्रॉम एस्केपिंग फ्यूचर प्रोसिक्यूशन। कि अगर फ्यूचर में कोई क्राइम ना करे इसलिए डिटेनमेंट किया जाता है और बच ना सके उससे जो क्राइम किया, इसलिए ये एनएसए लगाया जाता है। आर्टिकल 22(3)(b जो है वो अलाउ करता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्सनल लाइबिलिटी फॉर रीजंस ऑफ स्टेट सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर। स्टेट सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन और रेस्ट्रिक्शन किसी भी इंडिविजुअल पे लगाया जा सकता है। 44th अमेंडमेंट के बाद इसका पीरियड ऑफ डिटेंशन कम कर दिया गया है, जो पहले 3 महीने था अब 2 महीने कर दिया गया है। Such a person is detained in accordance with the provisions of any law made by the parliament। ये पावर भी देता है गवर्नमेंट को, एनएसए एम्पावर करता है स्टेट सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट को कि वो किसी भी पर्सन को या प्रिवेंट करे कि वो नेशनल सिक्योरिटी को डैमेज ना कर सके। इसमें जो पीरियड ऑफ कन्फाइनमेंट होता है, जो पीरियड ऑफ कन्फाइनमेंट इसमें होता है वो मैक्सिमम पीरियड 12 महीने के लिए कोई डिटेन किया जा सकता है, ये मैक्सिमम होता है। नो बेसिक राइट्स ऑफ पीपल डिटेन अंडर एनएसए। कोई बेसिक राइट किसी भी इंडिविजुअल के डैमेज नहीं होते इसके अंदर। अंडर एनएसए द अरेस्टेड पर्सन नो इज एंटाइटल्ड टू एनी एड ऑफ एनी लीगल प्रैक्टिशनर। कि उसे उसके ऊपर कोई लीगल प्रैक्टिशनर एड नहीं किया जाता है, और वो क्या कहते हैं किसी के साथ कंसल्ट किया जाता है उसे। ये भी इवन व्हेन प्रोवाइडिंग द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट द गवर्नमेंट कैन विथहोल्ड इन्फॉर्मेशन व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट टू डिस्क्लोज। गवर्नमेंट विथहोल्ड भी कर सकती है कुछ कहते हैं इन्फॉर्मेशन, अगर वो चाहे कि वो पब्लिक इंटरेस्ट को डैमेज करेगा तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन को रोका जा सकता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। पहला एडिटोरियल आता है विद अ वैक्सीन नॉट इन साइट ईजियर चीपर टेस्टिंग कैन हेल्प प्रोटेक्ट द वल्नरेबल। जैसे हम देख रहे हैं कि वैक्सीन की कोई अभी
कहते हैं पाई नहीं गई, कहीं भी वैक्सीन पाई नहीं गई, तो हमें ये चाहिए कि हम चीपर और ईजियर क्या कहते हैं टेस्टिंग कराएं, सस्ते में कराएं और आसानी से करें टेस्टिंग, जिससे लोग टेस्टिंग करवाएं और क्या कहते हैं इन्फेक्शन पता चले तो हम उनका क्योर ढूंढ पाएँ, जिससे वो ज़्यादा स्प्रेड ना कर पाए। जैसे हमने देखा है कि 25 मार्च के बाद से 25 मार्च के बाद लॉकडाउन लग गया था लगभग पूरी जगह, फिर धीरे धीरे फेजेस में लॉकडाउन चला, अब अनलॉक चल रहा है, थर्ड फेज चालू हो रहा है इसका अगस्त 5 में, और ऐसा माना जा रहा है लगभग 17 लाख इन्फेक्शन है सब इंडिया में, और 36,000 क्या कहते हैं डेथ हो चुकी है, जो इंडिया का फर्टिलिटी रेट है वो 2.16% है, जो काफ़ी कम है, लेकिन तब भी लोग मर रहे हैं और इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, तो ये सोचने की बात है। इस पहले जो तीसरा अनलॉक फेज़ है, इसमें कहा गया है कि जिम्स और योगा सेंटर्स को खोल दिया जाएगा, जिम्स योगा, लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मेट्रो या लार्ज गैदरिंग्स को भी अलाउड नहीं किया गया इस फेज़ में, और लेकिन अब मूवमेंट ऑफ पीपल इंटर स्टेट बॉर्डर्स जो होते हैं उनमें अब अलाउड कर दिया गया है। इसमें वही कहा गया कि अगर अभी वैक्सीन नहीं मिल पा रही तो हमें क्या कहते हैं और कोई स्टेप अडेप्ट करना चाहिए, कोई और स्टेप ढूंढना चाहिए इस इन्फेक्शन जो स्प्रेड हो रहा है उसको रोकने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि एसिम्प्टोटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनको पता नहीं चल जाता और वो फैलता रहता है, इन्फेक्शन बार बार फैल रहा है इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन बढ़ रहा है और लोगों को दिक्कत होगी, जिससे बाद में दिक्कत हो, उससे पहले हम इन्फेक्शन को रोकना है, तो टेस्टिंग ईजियर करें और चीपर करें जिससे लोग करा सकें। लास्ट में इसमें कंक्लूड किया गया है, इवन ऑफिशियल डेथ काउंट डू नॉट मैच विद द नंबर्स अवेलेबल विद अदर सोर्सेज। ये जो ऑफिशियल डेथ काउंट्स बताए गए हैं वो मैच नहीं करता जो अवेलेबल है और रिसोर्सेज से। इसमें कहा गया है कि अब ईज़ हो अवेलेबिलिटी में, कहते हैं टेस्टिंग में ईज़ हो कि आसानी से टेस्टिंग कोई करा सके, ऐसा होना चाहिए। राइट इफेक्ट्स के साथ हम राइट डायरेक्शन में वर्क करें, तभी हम इसको प्योर ढूंढ पाएंगे, इसमें बात की गई है। अगला एडिटोरियल आता है EIA। ये पूरा एडिटोरियल EIA के ऊपर है, डार्क एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 के ऊपर है। इसमें कहा गया इज अ रीजन नेटवर्क क्रिटिकल चेक्स एंड बैलेंसेस, ये वीक करता है क्रिटिकल चेक्स और बैलेंसेस को, इसमें कहा गया है। इसमें ये स्टार्ट होता है कि 12 जुलाई को जो फ्राइडे ऑफ फ्यूचर इंडिया है, एक यूथ का ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कहते कई सारे ईमेल भी है, और उसके ऊपर एक दिल्ली पुलिस ने एक वो लगा दी, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लगा दिया, कि इतने सारे ईमेल भेजने पर उसने इतने सारे ईमेल भेज दिए मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर को, EIA 2020 टैग करके, कि उसके ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगा दिया गया, कि वो डैमेज कर रहा है पब्लिक ऑर्डर या नेशनल सिक्योरिटी को, ऐसा कर दिया गया। ये जो था इसमें ये इसलिए किया गया विच एम्स टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मॉडल ऑफ कंडक्टिंग एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया। जो इस वक्त एग्जिस्टिंग था मॉडल इम्पैक्ट असेसमेंट का, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसको जो हटाया गया उसके लिए ये किया गया है कि वो ना हटाया जाए, ऐसा किया गया। ये पूरा एडिटोरियल उसी बारे में बताया गया है। EIA के हम लोग EIA देख लेते हैं क्या होता है। EIA एक फॉर्मल प्रोसेस होता है टू प्रेडिक्ट द इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। वो देखता है कि कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो इस पर इन्वायरमेंट पे क्या डैमेज आएगा उस पर ये देखता है। एक स्टैचुरी बॉडी जिसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बाद बनाया गया था, इसमें प्रोविजंस होते हैं EIA मेथोडोलॉजी और प्रोसेस के। लोग देख लेते हैं EIA प्रोसेस क्या होते हैं। इसमें पहले स्क्रीनिंग होती है कि प्रोजेक्ट क्या इन्वेस्टमेंट है, लोकेशन क्या है, कोई भी प्रोजेक्ट का स्कूपिंग होती है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ बेस लाइन डाटा होता है, इम्पैक्ट प्रेडिक्शन होता है कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा प्रेडिक्ट कहते हैं इन्वायरमेंट पे। मिटिगेशन मेजर्स होते हैं, EIA रिपोर्ट में बनाई जाती है कि इन्वायरमेंट पर क्या डैमेज पड़ेगा और किस किस तरह से पड़ेगा, ये बनाई जाती है रिपोर्ट। पब्लिक हियरिंग होती है, डिसीजन मेकिंग कि उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि क्या करना चाहिए आगे, उसको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। मॉनिटरिंग या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान भी देखे जाते हैं। और फिर देखा जाता है असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव डिक्लिनेशन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स एंड इन्वायरमेंटल मेजर्स, असेसमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है। फिर रिस्क असेसमेंट भी देखा जाता है कि उसमें कितना हज़ार्ड प्रोबेबिलिटी है, कितना डैमेज करेगा इन्वायरमेंट को, ये भी रिस्क देखा जाता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है EIA का देख लेते हैं। EIA links environment with development for environmentally safe and sustainable environment। environmentally safe environment और कहते हैं sustainable environment के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये एलिमिनेट करता है, मिनिमाइज करता है एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जो इम्पैक्ट होता है एडवर्स, जो हार्मफुल इम्पैक्ट होता है कोई भी प्रोजेक्ट से, वो उसको रोकने के लिए वर्क करता है। इसमें इंकरेज करता है अडेप्टेशन ऑफ मिटिगेशन स्ट्रेटजीज इन द डेवलपमेंट प्लान। ये जो मिटिगेशन स्ट्रेटजीज होती है उनको अडेप्ट करने के लिए भी हेल्प करता है। इस एडिटोरियल में यही प्रोसेस के बारे में लिखा है। लास्ट में कहा गया है
But in the meanwhile, to allow the government to weaken the EIA process has the potential to make things irredeemable. एंड इसी पर एक वेंडल बेरिस की वर्ड है कि whether we and our politician know it or not, nature is party to all our deeds and decisions, and it has more votes, a longer memory, and a sterner sense of justice than we do. कि जो हम जाने या पॉलिटिशियन जाने या ना जाने, नेचर हमेशा ही सब पार्टी की डील होती है। वो कहते हैं उस पर कहते हैं वो कई सालों तक जिंदा रहती है, तो उस पर वोट हम लोग कभी भी जीत सकते हैं। ऐसा बात इस लास्ट में कंक्लूड किया गया है। पूरा एडिटोरियल में यही बताया गया है। अगला एडिटोरियल आता है द कोविड-19 क्राइसिस एज अ मेट्रोपॉलिटन बैटल, कि जैसे हमने देखा है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड अर्बन प्लानिंग की एब्सेंस के कारण कितना ज़्यादा स्प्रेड हुआ ये पैंडेमिक और कितना डैमेज कर रहा है पैंडेमिक, इसमें वही बात की गई है। इसमें कहा गया है द फॉल आउट हैज़ एन ऑब्वियस पब्लिक हेल्थ एंगल, कि इस वक्त जो इंडिया का पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है 2018 का, वो 1.2% है जीडीपी का। जो इंडिया का आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो 62.4% था 2017 में, लेकिन वर्ल्ड एवरेज पे 18.2% था। ये काफ़ी कम था। और क्या कहते हैं जो इसका हेल्थ सेक्टर है वो भी इंडिया डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो इज 1:1457। कहते हैं एक डॉक्टर 1457 कहते हैं मरीजों पर एक डॉक्टर होता है, वो काफ़ी कम है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी बताया गया है, उसके जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म है वो एक होता है 1000 के ऊपर, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। और कहते हैं सोचने की बात है ऐसा क्यों है। इसमें ये भी लिखा है कि द एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान स्टार्कली विजिबल इन द कोविड-19 क्राइसिस, कि जो अर्बन प्लानिंग की जो एब्सेंस है, जो अर्बन प्लानिंग नहीं है हमारे यहाँ, उसके उसी का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है कोविड-19 क्राइसिस में, कि कैसे वो डैमेज कर रहा है। इसमें ये भी कहा गया है कि वीक मेयर एंड काउंसिल फ्रेगमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट्स, कि देखा गया है कि वीक मेयर होते हैं उसके कारण भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। कि मेयर जो होते हैं उनमें जो बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें 10 मिलियन जो पॉपुलेशन वाली सिटीज़ हैं उनमें उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता उसमें मेयर, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें हैं। वो लोग डिसीजन नहीं ले पाते उतने फ्रीली, डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्या कहते हैं जो पीपल के लिए हेल्पफुल हो। तो इसमें यही कहा गया है। लास्ट में इसमें कहा गया है द फर्स्ट स्टेप शुड इंक्लूड एम्पावर्ड मेयर्स विथ 5 ईयर टेन्योर। उनमें कहते हैं एक एम्पावर्ड मेयर्स हों, उनमें 5 ईयर का टेन्योर हो, जिनका डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड लेवल गवर्नेंस हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो जो गवर्नेंस सिस्टम, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन हो जो सिटी गवर्नमेंट द्वारा एंकर्ड किया जाए। इंडिया शुड यूज द करंट पैंडेमिक एज एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट एंड रिफॉर्म द वे इट्स मेट्रो पॉलिसीज आर गवर्न, कि देखें इंडिया को एक ये से एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए कि इस पैंडेमिक के कारण हमें सारी दिक्कतें अपनी पता चलेंगी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है एनजीटी कन्वेज डिसकंटेंट टू एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, कि एक एनजीटी ने एक डिसकंटेंट दिखाया एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को। इसमें इंपॉर्टेंट आता है एनजीटी, हम लोग उसे देख लेते हैं एनजीटी को अलग से। एनजीटी एक वॉज स्टैब्लिश नेशन ग्रीन ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किया गया 2010 में। एक स्पेशलाइज इन्वायरमेंटल कोर्ट होती है जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए वर्क करती है। इसके पास जुडिशियल पावर होती है जो सिविल इन्वायरमेंटल मैटर्स पर डिसीजन लेती है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। इसका जो चेयरपर्सन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके अपॉइंट किया जाता है। एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है जो जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर को अपॉइंट करती है। इसमें एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 20 जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर हो सकते हैं। इसके जो पावर्स एंड जुडिक्शन है वो 7 लॉ के अंदर आता है। वो है वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, Act 1974, Cess Act 1977, the Forest Conservation Act 1980, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, the Environment Protection Act 1986, the Public Liability Insurance Act 1991 और the Biological Diversity Act 2002। इन 7 लॉ के अंदर ये अपने इन्वायरमेंटल इशूज़ जो सिविल इन्वायरमेंटल इशूज़ होते हैं उनका डिसीजन देती है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन को जरूर दबाएं। चलिए थैंक यू वेरी मच।